Good afternoon, students. Today I am explaining you the first unit of banking, जिसके PDF मैंने आपको लास्ट वीक सेंड किए थे. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग. डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन आज फिर से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है और मनी जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है. नॉर्मली आपने बैंक्स में देखा भी होगा कि हम जो मेन वर्क करते हैं वो क्या होता है, डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी को या फिर बैंक से लोन लेते हैं. तो सेम एज बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट डील इन मनी. बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक लोन एंड डिवाइस अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट पेड एंड चार्ज्ड. ड्राइव्स है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बैंक पर्सन लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उन लोगों की डिपॉजिट को जिनके पास एक्सेस मनी होती है, और उन लोगों को मनी ट्रांसफ़र करता है जिनको मनी की नीड होती है या जिन इंस्टीट्यूशंस को मनी की नीड होती है. यानी इट इज़ अ मीडिएटर बिटवीन द पर्सन हु हैव एक्सेस मनी और द पर्सन हु नीड्स द मनी. और इस बीच में ये प्रॉफिट अर्न करता है. प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? देखा होगा, आप सभी को पता है कि बैंक में जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं. और इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कम होता है. जो वो इंटरेस्ट हमें देते हैं उसका रेट अमूमन कम होता है. लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक इंटरेस्ट हायर रेट से चार्ज करता है. तो इस बीच में जो उसको प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट पर तो दे रहा है वो 4% का इंटरेस्ट, और जब हम लोन लेते हैं तो लोन पर हमसे वो ले रहे हैं 8% का इंटरेस्ट. तो 8 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वही उनके प्रॉफिट का मेन सोर्स है. यानी ये बैंक जो है वो मनी में डील करता है. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका बिजनेस मनी में चलता है. ठीक है. सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. बैंकिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या फिर उधार देने के. लेंडिंग का मतलब क्या होता है, उधार देना. लेंडिंग के पर्पज़ से हम डिपॉजिट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. ये डेफिनेशन आप लोग एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन आपको इंडियन बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई है. ठीक है. अब यहाँ पर अब बैंक के बारे में ये डेफिनेशन अच्छे से देख लें. बैंक्स का मेन जो वर्क है वो मनी में होता है, ये ध्यान रखिए, और मनी में ही वो डील करते हैं. अब आते हैं हम बैंक्स के फंक्शंस पर. तो बेसिकली बैंक्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 2 मेन कैटेगरीज़ बताई हैं. प्राइमरी फंक्शंस में उनके जो फंक्शंस हैं वो हैं सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स. यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज़ द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक. यानी मेन जो फंक्शन है किसी भी बैंक का वो क्या है, आम लोगों की या जो नॉर्मल पर्सन है उसकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. ये जो डिपॉजिट्स हैं वो डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करा के एक्सेप्ट करते हैं. कौन कौन से डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं? सेविंग्स अकाउंट. नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट्स मिडिल क्लास लोगों के द्वारा या फिर सैलरी क्लास पर्सन या नॉर्मल लेडीज़ होती हैं जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करती हैं. अपनी सेविंग्स को हम सेफ रख सकें और उस पर हमें इंटरेस्ट मिले, इसके लिए हम बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं. लोगों की छोटी छोटी जो बचत होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स अकाउंट ओपन कराए जाते हैं. ठीक है. सेविंग्स अकाउंट ये तो फर्स्ट टाइप हो गया डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का. दूसरा करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट के बारे में ध्यान रखिए कि करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो मेनली बिजनेसमैन ओपन कराते हैं. बिजनेसमैन इस अकाउंट को इस पर्पज़ से ओपन कराते हैं क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. कई बार मनी चेक के थ्रू वो डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, कई बार
विड्रॉ करते हैं। तो एक दिन में ही कई बार ट्रांजैक्शंस होते हैं, जबकि हमारे सेविंग्स अकाउंट में तो हम पूरे महीने में 1 या 2 बार पैसा जमा करेंगे या 1 या 2 बार ही विड्रॉ करेंगे। बट करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, जो नाम ही उसका करंट है, करंट मीन्स चलने वाला, वो अकाउंट जो हमेशा चलता रहे। तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं मेनली, और करंट अकाउंट में दिन में कई बार या महीने में कई बार मनी डिपॉजिट और विड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सेविंग्स अकाउंट है इस पर तो हमें इंटरेस्ट देती है बैंक, जो भी इंटरेस्ट रेट रनिंग होता है 3-4%, आरबीआई जो भी प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट बताता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट हमें मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट में हमारा पैसा बहुत टाइम तक नहीं रहता, कभी भी उसमें डिपॉजिट हो जाता है, कभी भी विड्रॉल हो जाता है। तो इस वजह से करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लेता, उल्टा बैंक उसमें चार्जेस लेता है। किससे? बिजनेसमैन से, क्योंकि कई बार उसे एक दिन में कई बार ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, कभी डिपॉजिट करना होता है, कभी अमाउंट को विड्रॉ करना होता है। तो ये जो करंट अकाउंट है इसके बारे में हमेशा ध्यान रखें। दिस इज़ द अकाउंट विच इज़ मेनली ओपन्ड बाय द बिजनेसमैन। इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्स इन अ डे ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर बेसिस। कभी अमाउंट विड्रॉ होता है, कभी आप डिपॉजिट करते हैं, तो ये अकाउंट जो है हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है आप इसमें हमेशा यही याद रखें कि इट इज़ ओपन बाय द बिजनेसमैन। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो अकाउंट हैं जिनमें आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट के लिए डिपॉजिट करने होते हैं। अब स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक डेट का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमें फ़िक्स टाइम के लिए 2, 3, 4, 5 साल 10 साल के लिए अमाउंट क्या करना है, डिपॉजिट करना है, और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसे बीच में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक लंबे टाइम के लिए बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। फ़िक्स डिपॉजिट में जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं, एफडी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफडी। आपने सुना भी होगा, आपके घर में पेरेंट्स ने भी कर रखी होगी। एफडी में पैसा डिपॉजिट करने का बेनिफिट ये होता है कि इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज़ हायर देन द सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज़्यादा होता है, कई बार तो डबल भी हो जाता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि बैंक आपकी मनी को एक स्पेसिफिक टाइम तक फ्रीली यूज़ कर सकता है। मान लो आपने 5 साल तक के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक आपके 5 इयर्स तक आपकी मनी को फ्रीली क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इसीलिए वो हायर रेट पर आपको इंटरेस्ट देता है। यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट्स हैं, ये उन लोगों को वो लोग ओपन कराते हैं जिनके पास ज़्यादा अमाउंट एक साथ कहीं से कलेक्ट होता है और वो उन्हें लंबे टाइम तक मनी की रिक्वायरमेंट ना हो। आप चाहें तो बीच में भी फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता है या आपसे कोई चार्जेस ले सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे कौन से अकाउंट पर। अब नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो है रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स कौन से अकाउंट होते हैं? ये वो अकाउंट होते हैं जिनमें आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए लोगों की छोटी छोटी बचत है, वो हर महीने 1000 रुपीज़ सेव कर सकते हैं, तो 1000 रुपीज़ पर मंथ वो क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, और एक स्पेसिफिक डेट तक 2 साल 3 साल 4 साल उस डेट तक उस अमाउंट को क्या करते रहेंगे, हर महीने डिपॉजिट करते रहेंगे, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उन्हें विद इंटरेस्ट वो अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है। तो इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में कैसा होता है, कम होता है। यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें किस अकाउंट पर मिलता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है हमें एफडी पर, उससे कम हमें किस पर मिलता है, रिक्योरिंग डिपॉजिट, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में आरडी। रिक्योरिंग डिपॉजिट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडी। ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आरडी। ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट को शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। ठीक, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, फिक्स डिपॉजिट की एफडी।
इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स वी कैन ओपन इन द बैंक। उनमें से मेन है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। ये तो हो गया मनी को डिपॉजिट करने का एक वे। ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है कि एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पर्सन हु हैव एक्सेस मनी, और अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू लोगों से हम उनकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का? सेकंड प्राइमरी फंक्शन इज़ एडवांसिंग लोन। बैंक अलग अलग तरीक़ों से लोगों को लोन देते हैं। इसमें पहला जो तरीका है वो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या है? ओवरड्राफ्ट आप यहाँ भी समझ लें तो आपको मुझे अकाउंटेंसी में भी बतानी होती है ये टर्म। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिसमें आप आपके डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ज़्यादातर हमें करंट अकाउंट पर मिलती है, क्योंकि बिजनेसमैन को पता नहीं होता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा एट ए टाइम आ रहा है, कितना जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं है और उसने उससे ज़्यादा अमाउंट का कोई चेक दे दिया, तो क्या होगा? बैंक पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे में बैंक से वो चेक जो है क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं उसका, बाउंस हो जाना। बाउंस होने की वजह से बिजनेसमैन की मार्केट में रेपुटेशन क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। कैसे? मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट हैं, मैंने चेक बना के दे दिया किसी को 20,000 का, तो मेरा बैंक वो अमाउंट देने से क्या कर देगा? मना कर देगा। ये ओवरड्राफ्ट समझ रहे हैं हम। तो क्यों मना कर देगा? क्योंकि मेरे अकाउंट में तो 10,000 ही डिपॉजिट है। तो ऐसे में हमारा जो चेक हमने किसी दूसरे को दिया है वो क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। और बाउंस होते ही वो पर्सन हमारे पास लौट के आएगा कि देखिए जो चेक आपने हमें दिया था वो तो आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है, तो बैंक ने देने से मना कर दिया। तो हमारी जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। और बाउंस होने पर आपके ऊपर केस भी कर सकता है, सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केस भी कर सकती है। तो बिजनेसमैन इन सब चीज़ों से बचने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि एट ए टाइम अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट्स नहीं हैं या कम हैं और आपने ज़्यादा अमाउंट के चेक किसी को दे रखे हैं, तो वो चेक भी बैंक आपके क्या कर देते हैं? कैश कर देते हैं, ताकि आपकी मार्केट रेपुटेशन ख़राब ना हो। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को ज़्यादातर करंट अकाउंट होल्डर ही लेते हैं। वैसे सेविंग्स अकाउंट में भी ये फैसिलिटी मिल जाती है, अदर्स में भी, लेकिन चूँकि करंट अकाउंट होल्डर बिजनेसमैन होते हैं और उनके यहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लेते हैं, ताकि जब भी उनके यहाँ ट्रांजैक्शन हो और मनी कम ज़्यादा हो तो उससे उनका कोई चेक बाउंस ना हो। तो ये ध्यान रखिए, ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी है। अब मीनिंग क्या हुआ इसका? ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी है जिसमें आप डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक लोन का एक तरीका है। कैश क्रेडिट्स, ये भी बैंक डिपॉजिट का दूसरा तरीका है कि आप कैश में दूसरों को उधार देते हैं, जैसे हम लोन लेते हैं। टर्म लोन्स क्या होते हैं? टर्म लोन वो लोन होते हैं जो हम स्पेसिफिक डेट के लिए बैंक से उधार पैसा लेते हैं। 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आजकल होम लोन लेते हैं तो 20-20 साल के टर्म लोन्स होते हैं। तो ये जो टर्म लोन होते हैं वो स्पेसिफिक डेट पर पे किए जाते हैं और बीच बीच में हम इसको टाइम टू टाइम उन्हें क्या देते हैं? उस पर इंटरेस्ट देते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इस टर्म को भी हम अकाउंटेंसी में एक चैप्टर में बहुत क्लियरली आपको समझाते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या होता है कि बहुत सारे बिल बैंक्स के पास आते हैं जिनको हम टाइम से पहले उनका पैसा पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड लोन्स, आपने आजकल देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड जो लोन होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हुए लोगों को देखा होगा। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना डिपॉजिट नहीं उससे ज़्यादा आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ले रखी है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लेते ही बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है और उस कार्ड को स्वाइप करके आप शॉपिंग या पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में उतना अमाउंट डिपॉजिट भी नहीं है तो भी आप उससे ज़्यादा की शॉपिंग कर सकते हैं। बाद में बैंक उस पर आपसे धीरे धीरे
जो आपका जो अकाउंट होता है उसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है उसमें से पैसा उसमें से निकाल लेता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, इसे भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये देखिए कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के थ्रू बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन प्रोवाइड करने के कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, क्रेडिट कार्ड लोन्स। ये तो हो गए फंक्शंस, मेन फंक्शंस। अब सेकेंडरी फंक्शंस पर आते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस में बैंक मेनली अपने जो अपने कस्टमर्स हैं उनको अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे उनके पेमेंट्स कर देना, या फिर उन्हें एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या फिर और भी बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं। कलेक्शन एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ बिल, चेक्स एंड अदर कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर चार्जेस। आजकल बैंक कस्टमर की हेल्प के लिए इस तरीके के पेमेंट भी उनके बिहाफ पर करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम देना हो, रेंट पे करना हो, तो बैंक के थ्रू आप उसे इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अदर जो वर्क करते हैं बैंक, सेकेंडरी वर्क, उसके लिए वो बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर से अमाउंट चार्ज करते हैं, यानी बैंक उनसे चार्जेस लेते हैं। ये तो हो गए अदर वर्क। अब आते हैं हम बैंक के टाइप्स पर। तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक यानी ये देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक। आरबीआई इज़ नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग मनी और लेंडिंग मनी। आरबीआई डिपॉजिट मनी करने का और मनी को उधार देने का काम नहीं करता, लेकिन ये बैंकों का बैंक है और देश का, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है आरबीआई का? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंडर में सारे बैंक वर्क करते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो आरबीआई के अंडर में जो बैंक्स आते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो नॉर्मली बैंकिंग फंक्शंस करते हैं, यानी लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नीडी पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, मेक्स लोन एंड ऑफर रिलेटेड सर्विसेज। इसके साथ साथ और भी कई फैसिलिटी या सर्विसेज वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन रन टू मेक प्रॉफिट। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो कमर्शियल बैंक हैं ये हमारे देश में बहुत सारे हैं। कमर्शियल बैंक्स में को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। कमर्शियल बैंक की कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनमें मोर देन 50% शेयर्स किसके होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। यानी वो बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में या एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी इन बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और कितना ज़्यादा होता है? मोर देन 50%। यानी 50% से ज़्यादा का हिस्सा किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। बाकी का शेयर जो होता है वो अदर पर्सन्स का या अदर इंस्टीट्यूशंस का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकता है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो भी कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है। और किस कैटेगरी में आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आता है। पंजाब नेशनल बैंक भी इसी कैटेगरी में है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस कैटेगरी में अराउंड 27 बैंक्स हैं जो कि आते हैं, जिनका नेशनलाइजेशन
आज़ादी के बाद किया गया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एट्सेट्रा। द शेयर of these bank are listed in stock exchange. These are a total of 27 PSB in India, 27 nationalized बैंक, 6 स्टेट बैंक ग्रुप्स। 21 तो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और 6 स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ बैंक के ग्रुप्स हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनमें मोर देन 50% शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। और सारे ही नेशनलाइज्ड बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हैं। उसमें चाहे आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, बहुत सारे बैंक्स हैं। आप चाहें तो इनकी एक लिस्ट निकाल सकते हैं और वो आपके आगे प्रोजेक्ट का पार्ट भी बनेगा। तो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब आते हैं दूसरे बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि जिनमें कि मोर देन 50% शेयर्स जो होता है वो गवर्नमेंट का नहीं बल्कि अदर इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट पर्सन्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन से बैंक्स हैं, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, HDFC बैंक्स। HDFC का नाम सुना होगा, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ICICI बैंक, HDFC का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICICI बैंक का फुल फॉर्म है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एट्सेट्रा। ये सभी बैंक 1991 के बाद ओपन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग एक्टिविटीज़ की ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मनी इंडिया में इंस्टीट्यूशंस को इजीली मिल पाए। इसके लिए हमने ICICI, ये जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ किया। आजकल ये बैंक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, चाहे वो HDFC हो, चाहे ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये सभी चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, ये सब RBI के अंडर में वर्क करते हैं। ऐसे ही फॉरेन बैंक होते हैं। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जो किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं बट वर्क वो किसी अदर कंपनी में करते हैं, अदर कंट्री में करते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिकन बैंक है जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी ब्रांच इंडिया में है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, फॉरेन बैंक की कैटेगरी में आएगा। फॉरेन बैंक में अगर हम इंडिया में इसका एग्जांपल दें तो सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फॉरेन बैंक। यहाँ तक आप आज समझ लीजिए। फिर रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मैं आपको अगली PDF में बताऊँगी। अगले अपने जो हमारा टॉपिक है ये रहा रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज आप इतना ही पढ़ें और इसको ही समझ कर के इनके नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।